हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड एसपी का चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम नया क्वेश्चन लेने वाले हैं। इस क्वेश्चन के एक अलग ही अहमियत है। जब भी 12th स्टैंडर्ड की कोई एग्जामिनेशंस होती है, चाहे आप यूनिट्स के एग्जामिनेशन करें, चाहे सेमेस्टर या प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस करें या डायरेक्टली बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करें, ये चैप्टर के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे इक्विटी शेयर्स का फीचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, फीचर्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। इसकी एक अलग ही स्वैग है, ये क्वेश्चंस की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने ज्यादा अहमियत रखते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा अहमियत हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर देते हो ना कहीं आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स का क्या मतलब होता है, पहले वो समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्विटी शेयर होता क्या है। इक्विटी शेयर आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। कंपनी एक्ट डिफाइन इक्विटी शेयर एज दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कंपनीज एक्ट ने कहा है कि भाई साहब, इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। तो सबसे बड़ा सवाल आता है, सर ये प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है प्रायोरिटी शेयर्स। मतलब जब कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रायोरिटीज मिलना शुरू हो जाएगी। जब कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की प्रायोरिटी मिलना शुरू हो जाती है तो हम उसे प्रेफरेंस शेयर्स कह सकते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर्स को इस तरीके का कोई भी प्रायोरिटी या प्रेफरेंस नहीं मिलता। द इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड and the equity share do not have priority for repayment of a capital at the time of winding up of the company। कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट में सबसे पहला हिस्सा जो होगा वो इक्विटी शेयर्स की जगह पर प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। अगर प्रेफरेंस शेयर से कोई पैसा बच जाता है तो इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। एंड जब भी कंपनी बंद होगी तो कंपनी बंद होने के बाद लिक्विडेशन होता है। लिक्विडेशन करने के बाद सारे आउटसाइडर्स को पैसा देने के बाद सबसे पहला पैसा ओनर्स को दिया जाएगा। ओनर मतलब पहले प्रेफरेंस, और अगर पैसा बच जाता है तो ही इक्विटी को दिया जाएगा। मतलब ना ही उन्हें पेमेंट फॉर डिविडेंड में प्रायोरिटी मिल रही है और ना ही उन्हें रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रायोरिटी मिल रही है। इक्विटी शेयर्स आर द फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर्स जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक अहम सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर ओन द कंपनी एंड बेयर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। इक्विटी शेयर होल्डर को हम रियल ओनर कहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या कहते हैं? रियल ओनर कहते हैं। क्योंकि भाई साहब, जिसे प्रॉफिट का हिस्सा भी नहीं मिले, ठीक है, जिसे प्रॉफिट का हिस्सा तक न मिले और जिसे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ना मिले टाइम पर, तो भाई साहब रियल ओनर है, क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो रिस्क, जो बंदा रिस्क ले रहा है उससे तो रियल मालिक कहना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ अदर इन्वेस्टर द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। मानो कंपनी को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। उस कंपनी के प्रॉफिट में से सबसे पहला हिस्सा जाएगा आउटसाइडर्स क्रेडिटर को। बाहर के जो क्रेडिटर्स है या जिससे हमने लोन लिया है, जिससे जैसे डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड हो गया, या लोन फ्रॉम बैंक हो गया, या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो इनको पहले पैसा दो। इनके पास पैसा बचा तो आप प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा दोगे, और इनसे अगर पैसा बचा तो ही इक्विटी शेयर को पैसा दिया जाएगा।
द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रेसिडुअल क्लेमेंट ऑफ द इनकम एंड असेट। यानी भाई साहब रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब सबसे आखिरी, रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब सबसे आखिरी फायदा आपको दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड, दे आर पेड डिविडेंड एट द रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। If there is no profit, no dividend will be payable. Similarly, if there is a less profit, lesser dividend will be paid. Thus, the fortune of equity shareholder is tied up and ups and downs of the companies. मतलब कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डर को डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई इसकी गारंटी नहीं है। इट शुड बी रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को कम प्रॉफिट हो रहा है तो कम डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो सर प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलने वाला नहीं है, डिविडेंड भी मिलने वाला नहीं है। इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल द एंजॉय द फाइनेंशियल रिवॉर्ड, इफ द कंपनी फेल द रिस्क फॉल्स मेनली ऑन देम। यानी अगर कंपनी सक्सेसफुल हो रही है, कंपनी अगर आगे बढ़ रही है तो उससे फायदा भी मिलेगा, और अगर कंपनी की हालत बद से बदतर हो रही है तो उसको ही नुकसान होने वाला है। इट इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इन द वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल। इसकी इसीलिए होता है क्योंकि उसे उस कंपनी के अंदर रियल ओनर की पोजीशन मिली है, इसीलिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल को वेंचर कैपिटल या रिस्क कैपिटल कहते हैं, और द ओनर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर द रियल रिस्क बेरर। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेते हैं, इसलिए उसे रिस्क बेरर कहा जाता है, रिस्क कैपिटल कहा जाता है। However, equity shareholder participate in the management of their company if they are invited to attend the general meeting। यानी इक्विटी शेयरहोल्डर होते हैं ना, वो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कस इन द जनरल मीटिंग। कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर कोई भी मैटर पर डिस्कशन होता है और सलाह मशवरा मांगा जाता है या वोट देने के लिए कहा जाता है तो इक्विटी शेयरहोल्डर को वो वोटिंग राइट भी अवेलेबल होता है। दे कैन इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी। यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो उसे इलेक्शन करने का यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार भी इक्विटी शेयरहोल्डर के हाथ में होता है। इसीलिए हम इसीलिए इनको कहते हैं रियल ओनर ऑफ द कंपनी। कोई दिक्कत नहीं सर। नाउ मूव टू बेटा फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहला फीचर्स कहता है परमानेंट कैपिटल। अगर आपने इक्विटी शेयर पे पैसा डाल दिया कोई दिक्कत नहीं, जब तक कंपनी बंद नहीं होती ना तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी कंपनी के वाइंड अप होने पर ही आपको पैसा लौटाया जा सकता है, वो भी उसकी कोई गारंटी नहीं है, या कंपनी जब अपने शेयर्स को बायबैक करती है तब आपको पैसा रिटर्न मिल सकता है। इसीलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर आता है दे आर द इररिडेमेबल शेयर्स, यानी रिपेमेंट इज नॉट पॉसिबल। यानी जब कंपनी बंद होगी, बंद होने के बाद लिक्विडेट होगा, लिक्विडेशन होने के बाद सारे आउटसाइडर्स इन्वेस्टर को पैसा देने के बाद, प्रेफरेंस को पैसा देने के बाद पैसा बच गया तो आखिरी हिस्सा इक्विटी को मिल सकता है, देयर इज नो गारंटी। दूसरा, कंपनी चाहे तो बायबैक कर सकती है, कब करेगी, थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी कभी भी वो बायबैक कर सकती है। इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। कौन से नेचर का, लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, इसीलिए उसे परमानेंट कैपिटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। जैसा कि हमने डिस्कस किया इसके पहले कि इक्विटी शेयरहोल्डर को किसी भी तरीके का फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है, कंपनी के प्रॉफिट। यानी कंपनी को अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसे ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा एट द हायर रेट। अगर उसके बाद कंपनी को इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस हो तो कंपनी चाहे तो उनके डिविडेंड का पेमेंट जो है उसको पोस्टपोन भी कर सकता है। या इक्विटी शेयरहोल्डर कैन नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर अ पे डिविडेंड। इक्विटी शेयरहोल्डर इसमें किसी भी तरीके की बोलते हैं ना अपील नहीं कर सकता, उन्हें जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं हमें डिविडेंड देना ही पड़ेगा। द इनकम ऑफ द इक्विटी शेयर इज अनसर्टेन इरेगुलर, द इक्विटी शेयरहोल्डर गेट द फ्लक्चुएटिंग रेट। इक्विटी शेयरहोल्डर की इनकम जो होती है वो फ्लक्चुएटिंग इसलिए होती है क्योंकि उन्हें रेगुलर डिविडेंड मिलता नहीं है। ना कम टू बेटा राइट्स। पहला राइट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, राइट टू वोट। यानी कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डर को यह अधिकार होता है कि वो अपने डायरेक्टर्स चुन सकते हैं या किसी भी तरीके के मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी भी तरीके का चेंजेस करना है तो उसमें भी वो अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। दूसरा, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। भाई साहब कंपनी को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा क्या मिलेगा, आपको डिविडेंड के तौर पे मिलेगा। तो इसीलिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा ही डिविडेंड मिलने वाला है। थर्ड,
राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, यानी इक्विटी शेयर होल्डर के पास अधिकार होता है कि वो कंपनी की जो स्टैट्यूटरी बुक्स होती है, जैसे मिनट्स बुक हो गया या हिसाब किताब हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया, उसको चेक कर सकता है। एंड डी, राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, यानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स किसी और के नाम पर ट्रांसफर या उन्हें गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि उसका जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए। नाउ मूव टू बेटा क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4, नो प्रेफरेंशियल राइट, यानी कोई भी नो प्रायोरिटी राइट बोल सकते हैं हम लोग, नो प्रायोरिटी राइट्स। तो कौन सा क्या क्या प्रायोरिटी नहीं मिलती, तो मैंने आपको मीनिंग में ही बता दिया, उसको दो जगह पर प्रायोरिटी नहीं मिलती। पहला कौन सा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के टाइम पर प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। डू नॉट इज अ प्रेफरेंशियल राइट, किसी भी तरीके का प्रेफरेंशियल राइट उसे नहीं मिलेगा इन द केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज बीन पेड, यानी उन्हें डिविडेंड कब मिलेगा, प्रेफरेंस के बाद, ठीक है। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द इक्विटी शेयरहोल्डर आर पेड लास्ट, जैसे हम लोगों ने बात की थी रेसिडुअल क्लेमेंट की, है ना। रेसिडुअल क्लेमेंट का मतलब क्या होता है कि सबसे आखिरी हिस्सा किसको मिलेगा, सर इक्विटी को मिलेगा। चाहे कंपनी बंद करने के बाद लिक्विडेशन की बात हो या कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा देने की बात हो, सबसे आखिरी हिस्सा उसे लास्ट में मिलने वाला है। और अगर पैसा ही नहीं बचा, इफ देयर इज नो सरप्लस अमाउंट रिजर्व, सो इसको पैसा भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, कंट्रोलिंग पावर। माय डियर्स, कंपनी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। रियल मास्टर ऑफ द कंपनी, दे आर डिस्क्राइब एज रियल मास्टर ऑफ द कंपनी, क्योंकि इन्हें क्या मिलता है बेटा, वोटिंग राइट्स मिलते हैं। क्या मिलता है, वोटिंग राइट्स, यानी कंपनी के अंदर किसी भी मैटर पर अपनी बातें रखने का अधिकार और वोट देने का अधिकार उन्हें अवेलेबल होता है। दे कैन देयर एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स बाय प्रॉक्सीज विदाउट इवन अटेंडिंग द मीटिंग इन पर्सन, यानी अगर वो मीटिंग किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाते तो उनकी जगह पर कोई अगर इंसान जाता है प्रॉक्सी बनकर, तो भी वो एटलीस्ट वोट तो दे सकता है। बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी अपनी वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके वो कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकते हैं या मैनेजमेंट में देखरेख कर सकते हैं। उनके पास वो अधिकार होता है कि वो अपने कंपनी के क्या चूज करें, डायरेक्टर्स चूज करें, जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तीसरा, कंपनी के अंदर किसी भी तरीके के इंपॉर्टेंट मैटर्स में अगर वोट मांगा जाएगा तो भी वो दे सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिस बंदे को मैनेजमेंट राइट्स मिल रहा है, जिसका बंदे को वोटिंग राइट्स मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी का क्या हो गया, कंट्रोलर हो गया। वो क्या हो गया, कंट्रोलर। इसका मतलब उसके पास कौन सा पावर है, कंट्रोलिंग पावर अवेलेबल है। नेक्स्ट बेटा, रिस्क। इक्विटी शेयरहोल्डर बेयर द मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी, यानी कंपनी के अंदर मैक्सिमम रिस्क कौन लेता है, इक्विटी लेता है। इसलिए उसको शॉक एब्जॉर्बर व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस। इफ इनकम ऑफ द कंपनी फॉल्स, अगर किसी भी कंपनी की इनकम गिरती है तो उसका डिविडेंड भी गिरेगा। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कम्स डाउन रिजल्टिंग इनटू कैपिटल लॉस, thus इक्विटी शेयरहोल्डर आर द मेन रिस्क टेकर, यानी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इफ कंपनी को लेस प्रॉफिट हो रहा है तो उसको लेस डिविडेंड मिलेगा, और अगर इस प्रॉफिट अगर उसका कम हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके जो कैपिटल है उसने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर भी आपको डेप्रिसिएशन देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज कंपनी का स्ट्रक्चर इस तरीके से कि अगर उसे लॉस मिल रहा तो सारे इन्वेस्टर्स सोचते हैं कंपनी का लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी जो मार्केट वैल्यू वो भी डिक्रीज होती है। 7, रेसिडुअल क्लेमेंट। जैसे हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि इक्विटी शेयरहोल्डर को पैसा कब मिलेगा, तो इक्विटी शेयरहोल्डर जो होते हैं रियल ओनर होते हैं उनको पैसा कब मिलेगा, जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी टैक्सेस है, उन सबको पैसा देने के बाद आखिरी में पैसा किसको मिलेगा, सब कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डर को मिलने वाला है। लेकिन ऑल्दो इक्विटी शेयरहोल्डर कम लास्ट, दे हैव एडवांटेज ऑफ रिसीविंग एंटायर अर्निंग दैट इज लेफ्ट ओवर। फायदा क्या है कि मान लो कंपनी के सारे पैसे बांटने के बाद जो भी पैसा बचता है, चाहे वो कम मिले चाहे वो एक्सेस मिले, ज्यादा मिले, पूरा पैसा उनसे बिलोंग करता है। ठीक है, थोड़ा पैसा बचा रहेगा तो भी उनका, और उनकी उम्मीद से ज्यादा पैसा बचा होगा तो भी उनका ही माना जाएगा। नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन असेट, यानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर होने के नाते, कंपनी के ओनर होने के नाते
दे आर द रियल ओनर्स, तो उनको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं मिलने वाला है क्या करने का, असेट पर धावा बोलने का। यानी अगर कंपनी का पैसा रिटर्न नहीं मिलता है, तो अगर वो पैसा लौटा नहीं पाते हैं, तो कंपनी के किसी भी असेट पर अपना दावा नहीं ठोक सकते पैसा रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट, बोनस इशू। इस बोनस इशू को हम बोनस शेयर कहते हैं बेटा, बोनस शेयर्स। ठीक है, बोनस शेयर्स क्या होता है, जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बोला बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में एज अ गिफ्ट शेयर्स दिए जाते हैं। जब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट शेयर अलॉट किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं बोनस शेयर्स, जिसे हम बोनस इशू कहते हैं। ये कहां से मिलेगा, ये मिलेगा आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, यानी कंपनी इस बोनस शेयर्स को अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करके पैसा देती है। ठीक है, बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर हेल्ड, यानी इसका एक प्रोपोर्शन डिसाइड किया जाता है जनरल मीटिंग के अंदर, कि रेशियो और डिसाइड किया जाता है उस रेशियो के ऊपर। जैसे इफ यू हेल्ड समथिंग यू विल गेट समथिंग। अब वो 1:1 का रेशियो हो सकता है, 2:1 का रेशियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी के बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। इसीलिए द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर टेंड्स टू ग्रो ऑन इट्स ओन, दिस बेनिफिट इज ऑल्सो अवेलेबल ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी बोनस शेयर्स की जो फैसिलिटी है, बोनस शेयर्स का जो एडवांटेज है, वो इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। नाउ बात करते हैं राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है राइट शेयर्स। अब कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी पैसे की जरूरत है, तो कंपनी किसके पास जाएगी, सर इन्वेस्टर्स के पास जाएगी। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर वाले क्या बोलते हैं कि भाई साहब अगर आपको पैसा चाहिए तो आप डायरेक्टली हमसे ले लो, इससे हमको दो बेनिफिट है, आपको पैसा भी मिल जाएगा और हमारी कंपनी में होल्डिंग भी बढ़ जाएगी। और कंपनी में अगर होल्डिंग बढ़ती है तो हमें फ्यूचर पे उसका एडवांटेज मिल सकता है। मतलब जब कंपनी को ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है और वो ज्यादा पैसा रेज करना चाहता है, तो जब वो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स देता है, नए शेयर्स, वो भी कौन से शेयर्स, नए शेयर्स, जिसके बदले में वो पैसा लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट्स इशू बोलेंगे। दिस शेयर्स आर ऑफर्ड टू द इक्विटी शेयर होल्डर फर्स्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। उनको बोला जाएगा आपको इतने शेयर्स दिए जा रहे हैं, आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो आप किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं राइट शेयर्स। ठीक है, या किसी और को खरीदने के लिए भी कह सकते हैं। 11 फेस वैल्यू। माय डियर, इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है ना, बहुत ही कम होती है, जनरली 10 रुपया या 1 रुपया भी हो सकती है। 12 मार्केट वैल्यू। कंपनी की जो मार्केट वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स। The demand and supply of equity share depend on the profit earned and dividend declared. When a company earn huge profit, market value of the share increases. यानी कि जब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा मिलता है तो कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जब मार्केट के प्राइस कम हो जाता है, जब आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो आपकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। ये फ्रिक्वेंट फ्लक्चुएशंस मार्केट में टाइम टू टाइम आते रहते हैं और आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, बिकॉज ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। क्लियर। 13 पॉइंट कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब क्या, कंपनी के अंदर शेयर्स बढ़ते हैं, शेयर का प्राइस बढ़ेगा शेयर मार्केट में, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कंपनी ने बोनस शेयर दे दिया तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए, बढ़ जाए। कंपनी ने अगर राइट शेयर्स दे दिया तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं, बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंपनी कभी कभी क्या देती है, कंसोलिडेशन करती है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कंपनी अगर 100 रुपए का शेयर है तो उसको 10 रुपए में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकती है। तो इससे क्या होता है, आपके जो शेयर नंबर है वो 10 गुना बढ़ जाते हैं, है ना। लिक्विडेशन कर किया जाता है, लिक्विडेशन यानी कंसोलिडेशन किया जाता है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स वहां पर भी क्या जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जी ये सारे फैक्टर से आपके कैपिटल को क्या किया जाता है, बूस्ट किया जाता है। अंडरस्टूड। फीचर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी अजम्पशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या बोलते हैं बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मतलब जब इक्विटी शेयर्स को कहा जाएगा कि भाई साहब वोटिंग राइट ऑफ सच इक्विटी शेयर इज इन प्रोपोर्शन ऑफ टू द शेयर होल्डिंग। अगर आप 100 शेयर के मालिक हो तो आपको 100 वोट देने का अधिकार है। ठीक है, यानी आपकी शेयर होल्डिंग्स के हिसाब से आपको वोटिंग राइट देने का अधिकार होता है।
और डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है, सच इक्विटी शेयर शैल हैव अ वेयरिंग राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड वोटिंग एंड अदरवाइज इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स ऑफ 4 कंपनीज। यानी यहाँ पर 2 तरीके के रूल्स की बात करें। अगर आपको नॉर्मल वोटिंग राइट दिया जाएगा जिसमें आपके पास 2 ऑप्शंस है, 1 पर्सन 1 वोट, एक ये अधिकार होता है। अगर किसी भी तरीके की कंपनी डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक में आपको 1 मैन 1 वोट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, या ऐसा ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है 1 शेयर 1 वोट, ऐसा ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। बट डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या कहता है कि आपके जो राइट्स है ना, ये डिपेंड करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर। जैसे डिविडेंड के लिए आपके अधिकार अलग हो जाएंगे, वोटिंग राइट्स आपके अधिकार अलग हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपको सेक्शन 4 में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। दस कंपनी इशू शेयर्स विद लिमिटेड वोटिंग राइट्स और नो वोटिंग राइट्स। इसलिए जब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना इक्विटी, उनको 2 तरीके के शेयर ऑफर किया जाता है। एक तो होता है लिमिटेड वोटिंग राइट्स और एक होता है नो वोटिंग राइट्स। इफ दे मे बी एंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड, अगर उन्हें ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा तो उनकी वोटिंग राइट्स को भी लिमिटेड रखने की कोशिश की जा सकती है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज के इस वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स और टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए। आपको सारे लेक्चर्स की अपडेट, नोट्स वगैरह सब भी टाइम टू टाइम मिलते जाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आ रहा है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।